Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जो भी बच्चे जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर और पंजाब फिजिक्स लेक्चरर या मास्टर कैडर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईएमटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह लीजिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको या मैं कराऊंगा इन लेक्चर्स के थ्रू, वे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने नहीं समझ में आते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आप पहले से इस चैनल को देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो की जो रीच है वो बढ़ती है। आपकी तरह ही और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेके पीएससी 10+2 एग्जाम की हो, चाहे वो पंजाब लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम की हो या मास्टर कैडर फिजिक्स एग्जाम की हो, वहां उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंचेंगे और आप तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, आपको फायदा होगा ही होगा, थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी हो जाएगा। तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड पॉसिबल हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर भी जरूर कीजिए ये वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड A। तो एक क्यूब बना दिया मैंने, ये क्यूब बना दिया और इस क्यूब के साइड जो है वो कितनी है, A है। क्यूब की साइड कितनी है, A। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज phi। When a point charge Q is placed at the center, यहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और कहां पर, यहां पर रखा हुआ है। तो फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स क्या होता है, Q enclosed upon epsilon नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। इसकी साइड कितनी है, A है। फिर बोला यदि इसकी साइड को 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो साइड को अगर 2 टाइम्स भी कर दोगे, इस साइड को अगर आप 2 टाइम्स भी कर दोगे, ऐसा कर दिया आपने, ये जो साइड है ये साइड 2 टाइम्स भी कर दी तो भी जो चार्ज है वो तो वही रहेगा, सेंटर में रहेगा। और चार्ज इस जो क्यूब है उसके अंदर कहीं रहे, हमें तो कहीं रहे, हमें किससे मतलब है, हमें एनक्लोज चार्ज से मतलब है। तो फाई की स्टिल वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वी ओनली रिक्वायर्ड द एनक्लोज चार्ज एंड एनक्लोज चार्ज स्टिल इज Q। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पॉइंट A लाइज एट अ डिस्टेंस R ऑन द एक्सिस ऑफ Q शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज 160 वोल्ट पर मीटर। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की वजह से होता है उसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन r3। और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, ये वैल्यू गिवन है 160। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला जाता है नाउ कंसीडर अनदर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 2r ऑन इट्स एक्सिस। तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको लिख लिया 1 और इसको लिख लेता हूं 2, यानी कि कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है कि डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2kp अपॉन ये हो जाएगा 2r3। तो यहां से इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 2kp अपॉन 4r3। तो ये जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है, 160। तो यहां से मैंने लिख दिया 160 अपॉन 4, तो ये हो गया कितना, 40। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, द वैल्यू 8 होगा ना, ये 2 की क्यूब है, क्यूब ये 8 होगा, 8 2 का क्यूब है तो ये 8 होगा और यहां पर भी ये 8 होगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 20। ये काम भाई कर लेना जब तुम एग्जाम देने जाओ, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है, 4 का क्यूब मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दिया, 2 का क्यूब मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दिया और आंसर 40 आ भी गया मेरा, और यहाँ पर 40 आंसर भी है। और वो तो चलो मैंने देख लिया, नहीं तो मैं 40 आंसर टिक कर देता, एग्जाम प्रेशर में तो मैं कर भी सकता हूँ, टिक कर देता।
तो वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, वो चेक कर लेना एक बार कि आप जो डेटा यहाँ पर पुट कर रहे हो, जो भी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो सही है, और जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो ऑप्शन भी कई बार हमें मिल जाता है और आंसर हमारा गलत हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो कॉलम्स है वो मैच कराना है, यानी कि लिस्ट मैच करानी है। तो पहला लिखा हुआ है लिस्ट 1 का, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो चार्ज थिन स्पेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है KQ/R², यानी कि पहले का ऑप्शन आना चाहिए 4। तो ए का 4 कहाँ है, वो पहले में ही है, तो आंसर तो अभी पकड़ में आ गया है, बाकी सारे तो गलत हो गए, पर फिर भी बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो थिन स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, ठीक है। थिन इलेक्ट्रिकल जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है λ/2πε0r। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0, इनफाइनाइट की वजह से, है ना। किसकी वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कितना होता है σ/2ε0। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया वो एक अच्छी बात है, पर फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो जहां जहां ए वाला है वो तो सही होगा, तो पहले ऑप्शन में ए नहीं है तो इसको तो काट दो। बाकी बचे 3 ऑप्शन चेक करने हैं, बी, सी और डी। दूसरे पे आओ। दूसरे में लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये भी बिल्कुल सही है। तो जहां जहां बी है वहां पे भी आ जाओ। तो दूसरे में बी नहीं है तो इसको काट दो। तो अब आपके पास बचा कौन सा, सी और डी। सी पे आओ। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ एंड अ नेट फोर्स एफ। नहीं, ये गलत है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई डाइपोल रखते हैं, ऐसे कोई डाइपोल रखा मैंने, तो अगर इस पर चार्ज -q है, इस पर q है, तो इस पर फोर्स लगेगा QE और इस पर फोर्स लगेगा QE। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों होंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, कपल इसमें टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P×E। तो टॉर्क प्रेजेंट होगा पर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो C यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि A, B, D, E सही है ना। C ऑप्शन गलत है, बाकी डी को चेक कर लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दीज मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। डी भी ठीक है। और फिर ई पॉइंट को चेक करो। इफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट is positive, the electric field is directed away from the plate. If the uniform surface charge density of infinite plane sheet is positive, the electric field is directed away from the plate. तो E भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है if plus sigma and minus sigma are the uniform surface charge densities of two parallel infinite thin plane sheets। तो 2 प्लेन शीट है, एक के लिए है प्लस सिग्मा और दूसरे के लिए है माइनस सिग्मा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम द फील्ड। इसकी वजह से इसको मैं 1 लिख देता हूं, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स द फील्ड, इसको मैं 2 लिख देता हूं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ई नेट जो आएगा, ई नेट वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी कि E1 + E2। तो E1 कितना होगा, σ/2ε0। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट पहले। और ये भी कितना होगा, σ/2ε0। तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, σ/ε0। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए में बोला है नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। No work is done to move a test charge on the surface of charge conductor
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज, ये गलत है असर्शन, क्योंकि जब आप एक टेस्ट चार्ज को मूव कराओगे, वर्क डन इज टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के ऊपर जब उसको मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा वहां पे, वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क वहां पर कुछ ना कुछ होगा ही होगा, है ना। वर्क जीरो कब हो सकता था, जब वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता, सेम हो जाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये सही है, तो आर जो है वो सही है, पर असर्शन जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। तो ये कहानी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर आगे बोला जा रहा है द कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। A metal plate with area A and thickness D by 2 is fully inserted between the plates. अब इनके बीच में एक प्लेट आ गई है और उस प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है D/2। कितनी है, D/2। ठीक है, ये थिकनेस है और ये मेटल प्लेट है, मेटल। तो जब हम किसी प्लेट को इंसर्ट कराते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है D माइनस टी और प्लस टी बाई के। के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है प्लेट का। अब मेटल के लिए फॉर मेटल जो के है वो होगा इनफाइनाइट, तो के इनफाइनाइट करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और टी की वैल्यू जो है यहाँ पर ये टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, D/2। तो सी की वैल्यू कितनी बनेगी, एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी माइनस D/2 और प्लस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये C लिखा हुआ है, तो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है C, तो आंसर क्या आ गया 2C, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑन इट्स सरफेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है कोई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज। अब यहाँ पर इसकी सरफेस पर अगर पोटेंशियल है KQ/R, तो इसके अंदर भी हर जगह जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, कितना, KQ/R, यानी कि जो सरफेस के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग द डायपोल थ्रो 180 डिग्रीज। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो इसको लिख दिया मैंने कॉस 180 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू PE, ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 2PE। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 2PE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो गिवन है वो है AXI कैप प्लस CZJ कैप प्लस 6BY K कैप, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है।
फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डू दिस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ए बी सी की किस वैल्यू के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इसका कर्ल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इसका कर्ल जीरो होगा। तो कर्ल मैं कर रहा हूं इसका, तो यहां पर मैंने लिख दिया आई जे के। यहां क्या लिखूंगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इसको क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा ए एक्स, यहां पर लिखा जाएगा सी जेड और यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 6by। और इसको किसके बराबर करना है, जीरो के। अब इसका आपको करना है डिटर्मिनेट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालोगे, डेल अपॉन डेल वाई और इंटू 6by। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 6b माइनस यहां से बचेगा सी आई कैप और फिर उसके बाद जब माइनस जे निकालोगे तो माइनस जे में क्या निकलेगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो। इसी तरह से के में भी जब निकालोगे तो जीरो माइनस जीरो निकलेगा इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से बनेगा 6b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से c की जो वैल्यू है वो 6b आएगी, c की जो वैल्यू है वो 6b आएगी। अगर c की वैल्यू 6b है और b की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, b इक्वल्स टू 1 अगर मैं लेता हूं तो c की वैल्यू हो गई 6। तो अब मैच कराओ, कौन सा मैच कर रहा है, तो ओनली हमारे पास जो मैच ऑप्शन कर रहा है वो कर रहा है सी। तो सी ऑप्शन ओनली मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड एट 0 0 0 एंड 1 0 0, 0 0 0 एंड 1 0 0। तो डायपोल्स बना देता हूं, पहले मैं एक्सिस बना देता हूं। तो ये एक्सिस बना रहा हूं मैं, तो इसको मैंने लिखा x, ये हो गया y और ये हो गया z रेस्पेक्टिवली विद बोथ ऑफ देम पॉइंटिंग इन द z डायरेक्शन। तो एक यहां पर रखा है, एक है यहां पर और एक रखा है यहां पर। तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, 0 0 0। इसको मैं बोल देता हूं P1 और ये हो गया P2, ये कितना हो गया 1 0 0। Without changing the orientation of the dipoles, P2 is moved to 0 2 0। तो P2 जो है इसको यहां ले गया, यहां ले जाएगा, यहां पर P2 और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो गया 0 2 0। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दो डायपोल्स की वजह से, डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, वो होता है 1/4πε0 P1 डॉट P2 अपॉन R क्यूब माइनस 3P1 डॉट R और P2 डॉट R अपॉन R पावर 5। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इंटरेक्शन। अब सबसे पहली चीज ये है कि P1 डॉट R1 और P1 P2 एक दूसरे के पैरेलल है। तो P1 इज पैरेलल टू P2 दोनों ही केस में। तो P1 डॉट P2 जो है उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, P1 P2 लिखेंगे। पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो पोजीशन वेक्टर है वो P1 और P2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है। P1 परपेंडिकुलर टू R और P2 जो है वो भी परपेंडिकुलर R दिख रहा है, यानी कि R ये डिस्टेंस है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर है। तो P1 डॉट R वो कितना हो जाएगा 0 और P2 डॉट R वो भी कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा P1 P2 अपॉन 4πε0 R क्यूब। तो कुल मिलाकर यहां से मेरे को एक चीज दिखी कि U प्रोपोर्शनल है 1/R क्यूब। तो मैंने लिखा U2 अपॉन U1 इक्वल्स टू हो जाएगा R1 अपॉन R2 और इसका कर देना है क्यूब। अब R1 यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये पहले केस में 1 और दूसरे केस में ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 2। तो U2 अपॉन U1 ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। तो U2 जो है वो कितना हो जाएगा U1/8। U2 किसके बराबर हो जाएगा U1/8। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय 4x² प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z² इक्वल्स टू v। पोटेंशियल हमें गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z²। तो हमें निकालना है E। तो E किसके बराबर, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो इसका ग्रेडियंट करना है, तो ग्रेडियंट करोगे तो माइनस में बाहर लिख रहा हूं, ये कितना होगा 8x i कैप
8x आई कैप बनेगा प्लस ये बनेगा 2y माइनस 2j कैप, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2z कैप, ये बनेगा। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नाउ एट 0,0,0 एट 0,0,0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मेरे को निकालना है, तो ये हो जाएगा 8,0 प्लस यहाँ पर 2 0 माइनस 2, ये हो गया j, और प्लस यहाँ हो गया 2,0, तो ये बना कितना, ये -2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो +4j कैप आएगा, यानी कि 4y कैप। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E एग्जिस्ट इन अ गिवन रीजन R, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसका सर्कुलेशन यानी कि कर्ल जो है उसका वो क्या होगा, 0 होगा, तो ये सही है। E कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ऐसा हम लिखते हैं, तो सही है। थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू आर्बिट्री पॉइंट्स इन द रीजन R इज 0, ये गलत है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में हमेशा 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं E.dl, E.dl लिखते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के 0 हो। द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ लाइंग एंटायरली आर इन 0, तो क्लोज पाथ के अंदर अगर मैं वर्क डन निकालूंगा यानी कि E.dl निकालूंगा तो वो 0 आएगा। रीजन बीइंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, और कंजर्वेटिव है तो एक सर्कुलर लूप में या एक लूप के अंदर वर्क डन निकालोगे तो इनिशियल फाइनल पोजीशन हो जाएगी सेम, और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसलिए इसके ऊपर क्रॉस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इन अ प्लेन एट द फॉलोइंग पोजीशंस, तो प्लेन बना देते हैं। पहला 1,0 पर रखा है, तो यहां पर रखा है ये +q चार्ज है। फिर दूसरा रखा है -q पर, तो यहां पर रखा है -q पर है। ये -1 है, -1,0, और ये है 1,0। फोर्थ जो चार्ज रखा है वो 0,1 पर रखा है, तो ये +q, और एक रखा है यहां पर -q। तो सबसे पहले समेशन ऑफ चार्ज करो, समेशन ऑफ चार्ज करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। हमारे पास अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये होता है मोनोपोल। क्या बनता है, मोनोपोल। तो हमारे पास सही आंसर जो आएगा मोनोपोल मोमेंट आएगा, ये नहीं आएगा डायपोल, गलत लिखा हुआ है। सही आंसर क्या आएगा, मोनोपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट r इज, तो ड्यू टू एंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 पॉइंट चार्ज q q माइनस 2q आर लोकेटेड एट, तो 3 पॉइंट चार्ज हैं उनको लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो नेट डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ QI और DI, और उसको साइन के साथ लेना है। तो पहला चार्ज कितना है, Q है, और उसके साथ लोकेशन क्या है, ये आ जाएगा -j कैप JA, -AJ कैप, ऐसा लिखो, -AJ कैप और +A के कैप। ये पहले चार्ज के लिए डायपोल हो गया प्लस, दूसरे के लिए Q और उसके कोऑर्डिनेट्स कितना है, AJ कैप प्लस AJ कैप प्लस A के कैप। फिर तीसरे के लिए लिखो -2Q, और इसके लिए ये कितना आ गया, -A के कैप, ये आ गया। तो यहां से क्या बनेगा, -QAJ कैप प्लस QA के कैप, ये बनेगा +QAJ कैप प्लस ये बनेगा QA के कैप, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2QA के कैप। तो यहां से कट क्या रहा है वो देखो, QAJ कैप और QAJ कैप, ये कट गया, तो ये 2 3 और 4, तो ऐड होकर कितना हो गया, 4QA के कैप। तो सही आंसर हमारे पास कितना हो गया, 4QA के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर द पोलराइजेशन P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू K R क्यूब R कैप।
द करस्पॉन्डिंग बाउंड वॉल्यूम चार्ज। तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं रो बी इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। तो स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए डाइवर्जेंस को मैंने लिखा माइनस 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, और p की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई KR⁻। आर कैप में दे रखा है तो इसलिए चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से क्या बनेगा -1/r² डेल अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा KR⁻5। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन कर लोगे तो ये बन जाएगा -1/r²। डिफ्रेंशिएशन किया तो 5KR⁻4, तो ये बन जाएगा -KR²। आर की वैल्यू कितनी लेनी 2, तो -5K, आर की वैल्यू 2 का 4 हो गया तो ये बन जाएगा -20K। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा -20K। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो हम ये लिखते हैं E.ds या dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को इधर भगा दो इसके साथ, तो एप्सिलॉन नॉट E.ds, इनको एक साथ लिख दिया और ये हो गया Q एनक्लोज्ड। तो सिंस D इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट E, तो ये किसके बराबर हो जाएगा D.ds इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड। और ये जो Q एनक्लोज्ड होता है ये कौन सा चार्ज होता है, फ्री चार्ज होता है, फ्री चार्ज। ये किसके लिए वैलिड होती है, फ्री चार्ज के लिए वैलिड होती है। तो D.da भी लिख सकते हो, ds जो है वो सरफेस एरिया है, एरिया वेक्टर है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द बाउंड चार्ज। ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो P है उसको आपको यहाँ पर ये R वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है आपको। तो यूनिट वेक्टर में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R वेक्टर अपॉन R मॉड। तो R वेक्टर जो है वो बनेगा R इंटू आर कैप। हालांकि आंसर आप इससे निकालोगे तो भी आ जाएगा, पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट की गलती है वो हो जाएगी। तो बाउंड चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ P। तो माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P, तो इसको आप लिखोगे 1/r² डेल अपॉन डेल R, और ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ये KR है ना, KR भी आएगा ना, यहाँ पे R² नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर आएगा R² और KR। ये बड़ा लिख देता हूँ मैं, R² और KR। अब करो इसको सॉल्व, 1/r², तो ये बनेगा R³ डेल अपॉन डेल R, और ये बनेगा KR³। तो यहाँ से बनेगा -3KR² अपॉन R²। R² से R² कैंसिल, तो आंसर आ गया -3K। तो हमारे पास जो आंसर आ गया -3K। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज़ नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए हमारे पास बाउंड चार्ज डेंसिटी आती है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि रो बी इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, जो कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया भी था। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, उनके सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।